Assalamu alaikum guys, here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today we are going to start our new topic in systemic surgery named as acute appendicitis, the most common सर्जिकल इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ये कॉमन जो है सर्जिकल इमरजेंसी है, और दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम है, स्पेशली हम जो तैयारी कर रहे हैं वो पीएमसी एनएलए की, ये हो ही नहीं सकता कि अगर एग्जामिनर को कहा जाए कि आपने पूरी सर्जरी में से एक क्वेश्चन बनाना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अपेंडिसाइटिस को छोड़ के किसी और टॉपिक में से बनाए। तो इतना ये अहमियत का हामिल है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेकिन बड़े आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है करूँगा। सो ऑफिशियली वी स्टार्ट आवर लेक्चर। डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, acute appendicitis. What is acute appendicitis? Basically, acute inflammation of the vermiform appendix is known as appendicitis. मैंने आपको पहले दिन से बताया कि जो वर्ड आइटस होता है उसका क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अपेंडिक्स से मुराद अपेंडिक्स और आइटस से मुराद इन्फ्लेमेशन। acute inflammation of the vermiform appendix is known as acute appendicitis। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट सर्जिकल इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड। मतलब दुनिया में जितनी भी इमरजेंसी में सर्जरीज होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस किस चीज़ की है, अपेंडिसाइटिस की है। ठीक है, लाइफ टाइम रिस्क 60%, मतलब तमाम लोगों में जो है लाइफ टाइम जो 6% रिस्क रहता ही रहता है इनमें कि उनमें होगा। ठीक है, अब अपेंडिक्स के कुछ एनाटॉमिकल हम फैक्ट्स देखेंगे। अपना जो है वो सर्जरी का जो टॉपिक है ऑफिशियल उसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एनाटॉमिकल फैक्ट्स हमें कुछ पता होंगे तभी हम जो है उसकी सर्जरी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बेसिकली इट इज़ डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है अटैच विद द सीकम। ठीक है, ये क्या होती है कि इट इज़ डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच विद द सीकम, और ये सीकम के साथ जो अटैच होती है। ठीक है, इसकी एवरेज लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है एंड इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरेज लेंथ एक इंसान में जो इसकी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन रेंज करते कुछ लोगों में 5 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, कुछ में 15 तक भी हो सकती है। और इसका डायामीटर जो है वो बेसिकली होता है 0.2 सेंटीमीटर। इसका इतना छोटा डायामीटर है, इस डायामीटर की वजह से इट इज़ मोस्टली प्रोन टू गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, मैंने कहा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेसिकली 2 साल से पहले, ठीक है, 2 साल से पहले इट इज़ प्लस माइनस कोनिकल। इसकी जो शेप होती है वो फिंगर लाइक नहीं होती, बल्कि ये कोनिकल होती है, कोन लाइक शेप होती है। अब कोन लाइक शेप होने की वजह से जो भी बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 2 साल से कम है, उसमें अपेंडिसाइटिस का केस होना अनलाइकली है, यानी सवाल ही नहीं होता कि उसमें अपेंडिक्स होगी। क्यों? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चे को जो है वो 2 साल से उम्र कम है, लेकिन उसे जो है वो राइट इलिक फोसा में पेन हो रहा है, ठीक है, तो आपने अपेंडिक्स नहीं सोचना, उसमें क्या होगा, माइकल्स डायवर्टिकुलम। हमने पिछले एक्यूट एब्डोमिनल वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि माइकल डायवर्टिकुलम क्या होता है, कि बेसिकली वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि क्या कंटेन करती है, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक टिश्यूज उसमें पाई जाती हैं। उसकी 2 इंच जो लेंथ होती है, 2 फीट अवे फ्रॉम द इल्यूसिकल जंक्शन होता है। ठीक है, उसकी प्रेवलेंस भी 2% होती है, और प्लस माइनस उसमें जो है वो रेक्टल ब्लीड होती है। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 साल से पहले अगर राइट इलिक फोसा में जो है वो पेन है किसी बच्चे में, तो आपने अपेंडिसाइटिस की बजाय क्या सोचना है, माइकल्स डायवर्टिकुलम सोचना है, क्योंकि 2 साल से पहले जो है वो जो अपेंडिक्स होती है उसकी शेप प्लस माइनस कोनिकल होती है, फिंगर लाइक नहीं होती। जब कोनिकल होगी तो उसका जो ल्यूमन का डायमीटर ज़्यादा होगा, जब ल्यूमन का डायमीटर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस नहीं होते या ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। 2 साल से ऊपर जो भी केस होगा फिर आपने जो है वो अपेंडिक्स सोचना है। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी देखते हैं अपेंडिक्स की। हिस्टोलॉजी के हिसाब से इसकी जो है 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। हिस्टोलॉजी के हिसाब से 4 लेयर्स होती हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जो मैंने याद किया निमोनिक से, MS। ठीक है, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड सिरोजा। ठीक है, अब मैं ये जो आपको बताता चलूँ, जो इनर मोस्ट होती है वो होती है म्यूकोजा। ठीक है, इनर मोस्ट।
और उसके बाद आउटर मोस्ट जो होती है वो सिरोजा। ये हिस्टोलॉजी के एतबार से हम इनके लेयर्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब म्यूकोजा होगी, उसके बाद जो है सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस और सिरोजा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है म्यूकोजा से, ठीक है, अपेंडिसाइटिस की, अपेंडिक्स की। जब यहाँ पे म्यूकोजा पे जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो तब मरीज को जो है वो पेन फील नहीं होगा, ठीक है, पेन फील नहीं होगा, हालांकि इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन म्यूकोजा से पहुंचेगी जनाब सब म्यूकोजा पे, तब जाके मरीज को जो है वो पेन फील होगा अपेंडिसाइटिस का। उसकी रीज़न ये है कि जो सब म्यूकोजा होती है इसमें पाई जाती हैं नर्व्स, जो कि म्यूकोजा में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब इसकी हम देख लेते हैं पोजीशन या लोकेशन ह्यूमन बॉडी में। तो 74% जो है ये रेट्रोसिकल पाई जाती है, और ये जो है सबसे मेजर पोर्शन है 74%, जाहिर सी बात है। 21% ये जो है पेल्विक पाई जाती है, और 5% जो रेयर साइड्स है जिसमें प्रीलियल, पोस्टिलियल हो गया, उसके बाद पैरासिकल एंड सबसिकल, ये 5% जो है ये वाली पोजीशंस है। अब ब्लड सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई में जाहिर सी बात है एक वेन होगी डीऑक्सीजनेट ब्लड के लिए जो उसको ड्रेन करेगी, और अपेंडिकुलर आर्टरी होगी जो कि ऑक्सीजनेट ब्लड के लिए होगी। उसके बाद लिम्फ सिस्टम के लिए जो लिम्फ नोड्स होंगे। तो अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो बेसिकली इसको सप्लाई करती है। अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो आगे से ब्रांच होती है इलियोसिकल आर्टरी की, और इलियोसिकल आगे से ब्रांच होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। लेकिन आप अगर इतना भी याद रख लें अपेंडिकुलर आर्टरी तो ठीक है, चलेगा। उसके बाद जो है वो अपेंडिकुलर वेन, अपेंडिकुलर वेन जो है ये ज्वाइन करती है किस चीज़ को, पोस्टीरियर सिकल वेन को, और आगे से पोस्टीरियर सिकल जो है वो किस चीज़ में ड्रेन होती है, पोर्टल वेन में। हम जानते हैं कि जीआईटी का तमाम जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, पोर्टल वेन में। जीआईटी, ऑल जीआईटी, पूरी जीआईटी का जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन में जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिम्फ नोड्स में, एक लिम्फ ड्रेनेज में ये होता है कि इलियोसिकल लिम्फ नोड होता है जो कि आगे से सुपीरियर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड की तरफ जाता है, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें यह है कि अपेंडिसाइटिस क्या होती है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। उसमें यह होता है कि और ये मोस्ट कॉमनेस्ट सर्जिकल इमरजेंसी है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद ये लाइफ टाइम इसका रिस्क रहता है 6% तमाम लोगों में। उसके बाद एनाटॉमिकल इसके जो फीचर्स हैं उसमें ये अगेन एक डायवर्टिकुलम होता है ये, और अटैच होता है किस चीज़ के साथ, सिकम के साथ अटैच होता है। अगर 2 साल से पहले, जाहिर सी बात है वो बच्चा ही होगा जिसकी एज 2 साल से कम होगी, राइट इलक फोसा में पेन हो रहा है तो वो आप उसको माइकल डायवर्टिकुलम समझेंगे, उसको आपने अपेंडिसाइटिस नहीं समझना, क्योंकि अपेंडिसाइटिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जबकि माइकल डायवर्टिकुलम जो होता है वो उसे 2 साल से पहले उसकी कोनिकल शेप होती है अपेंडिक्स की, इसलिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी एवरेज जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन रेंज करती है 5 to 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जनाब वाला डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर होता है। इतना कम डायमीटर होने की वजह से मोस्टली इट इज प्रोन टू गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। हिस्टोलॉजी के हिसाब से इसकी 4 लेयर्स होती हैं। एमएसएमएस के आप जो है वो निम्नलिखित से याद कर सकते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसके बाद जो है वो मस्कुलरिस एंड सिरोजा। और इन्फ्लेमेशन अगर म्यूकोजा में है तो इसका मतलब है अपेंडिसाइटिस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मरीज को पेन नहीं होगा। पेन तब होगा जब वो पहुंचेगी सब म्यूकोजा में। सब म्यूकोजा में क्योंकि नर्व्स पाई जाते हैं इसलिए पेन की सेंसेस आते हैं। उसके बाद हमने देखी पोजीशन 74% जो है ये रेट्रोसिकल होती है, पेल्विक जो है 21% होती है। अदर रेयर जो पोजीशंस होती हैं उसमें जो प्रीलियल, पोस्टिलियल, पैरासिकल एंड सबसिकल हो गया, ठीक है। ब्लड सप्लाई में जो अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेट ब्लड, अपेंडिकुलर वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लिम्फ नोड्स में जो इलियोसिकल लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। अब हम आएंगे टाइप्स इन एटियोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी टाइप्स कितनी है एटियोलॉजी के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी किस चीज़ की, ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स की। बेसिकली क्या होता है कि ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स जो है गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड तो हो जाता है, अब किस चीज़ से ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, फीकोलेथ या फीकल हार्ड मटेरियल जो कि 35% होता है। उसके बाद हाइपरट्रॉफीड लिम्फोइड टिश्यू 55 to 65%। अब ये जो फीकोलेथ 35% हो गया और हाइपरट्रॉफीड लिम्फोइड टिश्यू 55 to 65%, ये परसेंटेज मैंने लिखे है यूएसएम स्टेप 2 सीके की बुक से, ठीक है। उसके बाद कोई फॉरेन बॉडी है उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गाल ब्लैडर के स्टोन से हो सकती है,
गॉल स्टोन से, वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ द सिकम इन एल्डरलीज, ओल्ड एज के जो पीपल हैं उनमें जो है वो कार्सिनोमा ऑफ द सिकम वो भी काज कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस। और कार्सिनोमा तो हम जानते हैं होते ही ओल्ड एज में, कैंसर में की सबसे बड़ी जो है वो रिस्क फैक्टर एज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वर्म्स जो हैं वो कौन से, जो इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा वर्म होता है एस्कैरिस, ठीक है, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। बाद अगर हम जब अपेंडेक्टमी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन इसका जो ल्यूमन है अपेंडिक्स का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है वर्म्स की वजह से। और वर्म्स कौन से, एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस आर द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड दे कैन काज ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, ये भी जो है वो काज कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव से मुराद ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी अपेंडिक्स की, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा उसमें यह है कि कुछ जो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मिजल्स हो गया, ठीक है, मिजल जो है वो काज कर सकता है अपेंडिसाइटिस। बेसिकली मिजल जो है वो होता है स्किन का इन्फेक्शन है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये काज कर सकता है क्या चीज़, अपेंडिसाइटिस काज कर सकता है। एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज बंदा, एक बंदा जिसका इम्यून सिस्टम ही बैठा हुआ है, वीक है, तो उसमें जीआईटी के जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी एक हैसियत रखता है कि वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है जीआईटी में, ठीक है। थैंक यू गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैथोजेनेसिस ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरी जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव तो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि मीजल्स या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज बंदे में होती है, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव की बेसिकली ये 90 to 95% होती है, तो हम इसको डिस्कस करने लगे हैं पैथोजेनेसिस। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की, ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। बेसिकली ये देखें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स रिजल्ट्स इन स्टेसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स इन द अपेंडिक्स, ठीक है। अब देखें कि जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है, मैंने आपको बताया कि 0.2 सेंटीमीटर उसका जो है डायमीटर होता है, ठीक है। उसमें अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसमें फंस के तो स्टेसिस होगी। स्टेसिस मतलब खड़े रहना। जैसे कि ये कहा जाता है कि बहता हुआ पानी पाक होता है। अगर वो किसी एक जगह पे खाले में या वाटर में या किसी चीज़ में काफ़ी अर्से तक रुका रहे तो वो ख़राब हो जाता है, पलीद हो जाता है, यानी उसमें क्या होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, फ्लोरा की, बैक्टीरियाज की, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स रिजल्ट्स इन स्टेसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट इन द अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स में वो स्टेसिस होगी उसकी, मतलब वो खड़ा रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ओवर ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द जीएटी, ठीक है। हमारी जीएटी में नॉर्मल फ्लोरा ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा से मुराद ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड्स, और ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड्स हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, कौन से हैं, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, क्लेप्सिएला, इकोलाई एंड जो बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। अब इनकी क्या हो जाएगी, ओवर ग्रोथ, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम जानते हैं, तो ठीक है, इनकी ओवर ग्रोथ होगी। अब ओवर ग्रोथ जब होगी तो ये करेंगे क्या, बेसिकली ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट इन्वेजन ऑफ अपेंडिकुलर वॉल या पेनिट्रेशन इन द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। क्या करेंगे कि जो अपेंडिक्स की वॉल होती है, इनर मोस्ट वॉल, कौन सी, म्यूकोजा, उसमें ये पेनिट्रेट करेंगे और इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। और उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन फैलती जाएगी सब म्यूकोजा तक, मस्कुलरिस तक और फिर सिरोजा तक, ठीक है। यानी ऐसे, पहली ये वॉल है, दूसरी ये है, तीसरी ये और चौथी ये, यहाँ पे इन्वेड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, ठीक है। म्यूकोजा हो गया, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा, ठीक है। ऐसे जो है ये आगे फैलते जाएंगे। अब ठीक है, ये फैल के क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, किस चीज़ की, अपेंडिक्स की। हमने याद करें कि डेफिनेशन में क्या कहा था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। तो पैथोजेनेसिस को एक दफ़ा फिर से समझे। बेसिकली क्या होगा कि जो अपनी है अपेंडिक्स, उसका ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है कि स्टेसिस हो जाएगी, यानी खड़ा रहना, एक ही जगह पे ठहर जाना। इंटेस्टाइनल कंटेंट उसमें ठहर जाएंगे, खड़े होंगे एक ही जगह पर। अब जो एक ही जगह पर ठहर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो होगा क्या, जो इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा होता है, जीआईटी का नॉर्मल फ्लोरा से मुराद कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास, क्लिप्सिएला, इकोलाई, बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, ओवर ग्रोथ करेंगे तो वो फिर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, किस चीज़ में, अपेंडिक्स की वॉल्स में, उसकी दीवारों में, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर में, म्यूकोजा में।
वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, इस चीज़ को कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और वो इन्फ्लेमेशन जो है फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर तक फैलती जाएगी। अब ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, ये क्लिनिकल हैं, समझने वाले हैं, ये एक सर्जन को पता होने चाहिए या मेडिकल स्टूडेंट्स को। एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज़ अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या है कि हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है, ठीक है। ये लाइन आपने पढ़ ली, समझाता हूँ मैं आगे तसल्ली से। पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस स्टार्ट्स व्हेन इन्फ्लेमेशन रीचेस सब म्यूकोसा, ठीक हो गया। अब इससे मुराद ये क्या है, ये लाइन हो गया। और एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। और उसके बाद ये एक नोट है, इफ यू आर परफॉर्मिंग 50% ऑफ द अपेंडेक्टमीज ऑन अ नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स यू आर अ गुड क्लिनिशियन, ठीक है। अब ये जो जुमला है इसको यूज़ करते हुए हम जो हैं वो आगे आपको ये मैं तीनों पॉइंट समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल में बैठे हैं, एक मरीज़ आपके पास आता है, उसे राइट इलिक फोसा में पेन है और टेंडरनेस है, ठीक है। आप उसकी जो आप कंसिडर करते हैं कि उस बंदे को अपेंडिक्स है, ठीक है। और आप या आपका सीनियर अपेंडेक्टमी परफॉर्म करता है, ठीक है। अपेंडेक्टमी आपने परफॉर्म कर ली, जब अपेंडिक्स को आपने बाहर से निकाला, अंदर से निकाल के देखा आपने, तो अपेंडिक्स आपको लग रही थी कि ये तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल लुकिंग है, तो समझ आई। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग 50% ऑफ द अपेंडेक्टमीज ऑन अ नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स, आपने अपेंडिक्स बाहर निकाली, अब आपको लग रहा है कि वो तो नॉर्मल लुकिंग है, ओहो, तो आपने ना अपना मजाक उड़ाना है ना अपने सीनियर का, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि वो जो नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स है जो दिखने में हमें ठीक नज़र आ रही है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया, पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस स्टार्ट्स व्हेन इन्फ्लेमेशन रीचेस द सबम्यूकोसा। अब आप इसको ऐसे समझें, काइंड फोकस हियर, ऐसे समझें कि ये है म्यूकोसा, ये है सबम्यूकोसा, ये है मस्कुलरिस और ये है सिरोजा, ठीक है। अब आपने अपेंडिक्स ऑपरेशन करके निकाल लिया, ठीक है। अब आप जो बाहर नेकेड आई से देख रहे हैं या मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, आप कहाँ से किस लेयर को देख रहे हैं? सिरोजा को, आउटर मोस्ट लेयर को आप देख रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, आप देख रहे हैं सिरोजा को, लेकिन वो मैंने जुमला लिखा है कि पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस स्टार्ट्स व्हेन इन्फ्लेमेशन रीचेस सब म्यूकोसा। ये म्यूकोजा है और ये है सब म्यूकोजा। जब पेन यहां पर पहुंचती है, इन्फ्लेमेशन यहां तक पहुंचती है, तब जो है बंदे को पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आपने जो है वो ऑपरेट कर लिया, आपने निकाली और आपने देखा सिरोजा से, ठीक है। तो इसलिए इफ यू आर परफॉर्मिंग 50% ऑफ अपेंडेक्टमीज ऑन अ नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स यू आर अ गुड क्लिनिशियन, ठीक है। क्योंकि मरीज को दर्द तो उस वक्त ही स्टार्ट हो जाता है कि जब उसकी इन्फ्लेमेशन सब म्यूकोजा तक पहुंच रही होती है, लेकिन आपने अपेंडिक्स को बाहर निकाला और देखा, आप देख रहे हैं सिरोजा से, तो भाई वो तो चौथी लेयर है। तो 50% केसेस में ऐसे होता है। रिमेनिंग जो 50% केसेस होते हैं उसमें जो होती है वो अपेंडिक्स ग्रॉसली इन्फ्लेम होती है, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी जो है इन्फ्लेम होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन जो है बेसिकली वो म्यूकोजा से सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा तक पहुंची होती है। 50% केसेस में जब आप ऑपरेट करके निकालेंगे तब आपको जो है वो इन्फ्लेम्ड मिलेगी, 50% में इन्फ्लेम नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी इसका मतलब ये नहीं कि अपेंडिसाइटिस नहीं है, इसका मतलब है अपेंडिसाइटिस है लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है वो सब तक है, ठीक है, सब म्यूकोजा तक है, इन्फ्लेमेशन यहाँ तक पहुंची हुई है, दूसरी लेयर तक। तो आइए फिर इधर देखते हैं कि जो मैंने पॉइंट लिखा था, पेन ऑफ द अपेंडिसाइटिस स्टार्ट्स व्हेन इन्फ्लेमेशन रीचेस सब म्यूकोजा, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। और एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस से मुराद है कि जब आपने इसको निकाल लिया, आपने देखा कि ऊपर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर को पता होता है कि जब पेन सब म्यूकोजा तक पहुंचती है तभी स्टार्ट हो जाता है पेन। तो वो आप जो है वो पैथोलॉजिस्ट को भेजेंगे अपेंडिक्स, वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेगा कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। तो मतलब हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है। और वो पैथोलॉजिस्ट जो है वो इसकी लेयर्स को देखेगा, हिस्टोलॉजी को देखेगा, उस लिहाज से डायग्नोस बना के देगा कि वाकई अपेंडिसाइटिस है। तो ये जुमला इज अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। ये लाइन आपकी क्लियर होगी, ये भी क्लियर होगी। अब
पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यूकोजा में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन नहीं होगी। पेन कहाँ होगी? सब म्यूकोजा में। उसकी रीज़न ये है कि सब म्यूकोजा में नर्व सप्लाई होती है, म्यूकोजा में नहीं होती। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है। अब तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली जीआईटी के किसी भी हिस्से की इन्फ्लेमेशन होगी उसे क्या कहेंगे? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है। अब जैसे साल्मोनेला हो गया, शिगेला हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो कोलोन में इन्वेड करते हैं और वहाँ पे उसकी इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं कि वो भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। तो इस तरीके से अब बैक्टीरिया की जो वॉल है उसमें भी तो ये इन्वेड कर रहे हैं ना, उसमें भी तो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं ना, तो ये भी बेसिकली क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस को हम डील करते हैं बेसिकली एंटीबायोटिक्स दे के, जो है वो 70% गैस्ट्रोएंटेराइटिस को जो है एंटीबायोटिक्स देकर वो डील कर लिया जाता है। कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है? बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसे नोविडेट कहते हैं, या मेट्रोनिडाजोल जिसे फ्लैजल कहते हैं, वो देके गैस्ट्रोएंटेराइटिस को डील कर लिया जाता है। लेकिन जीआईटी के दूसरे गैस्ट्रोएंटेराइटिस से अपेंडिसाइटिस वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि जो इसकी अपेंडिकुलर वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और यहाँ पे हर वक्त परफोरेशन का जो है वो चांस रहता है। ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन एक मरीज आपके पास आए डीएचक्यू में, आप वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते, तो आप समझते हैं कि ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इसलिए आप इस बंदे को भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन और जो है वो आप मेट्रोनिडाजोल देंगे, क्योंकि 70% ऑफ द अपेंडिसाइटिस रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक्स एंड रिमेनिंग 30% doesn't respond and they will lead to perforation or they need surgery। कहने का मतलब ये है कि 70% लोग जो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड कर देते हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, जबकि 30% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर किस्म की अपेंडिसाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा वर्स होती है और वहाँ पे ऑपरेट की ज़रूरत होती है और आपने वहाँ पे ऑपरेट लाजमी करना है, अदरवाइज देयर विल बी द कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अपेंडिसाइटिस की, क्या है कि परफोरेट कर जाएगी। अब जब परफोरेशन इसकी होगी तो उससे फिर पेरिटोनियम जो है वो क्या कि इन्फ्लेम हो जाएगी, उसकी पेरिटोनाइटिस करेंगे, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा तो फिर तो जब जनरलाइज पेरिटोनाइटिस होगी फिर तो आप लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी ना, लेप्रोटोमी मिड लाइन इंसिजन देके पूरे पेट को आपको खोलना पड़ेगा, एब्डोमेन को। अगर आप अपेंडिसाइटिस करेंगे तो मैकबर्नी पॉइंट पे जो है वो आप इंसिजन दे के इसको निकाल लेंगे। अब मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 फ्रॉम अम्बिलिकल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे आप इंसिजन देके इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को जो है आप निकाल लेते हैं। ठीक है। अब ये तो कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट से बातें थी। अब जो है हम उस एरिया पे आते हैं जहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हमने पैथोजेनेसिस कर ली। पैथोजेनेसिस में यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसके बाद जो है ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स की स्टेसिस होगा, इंटेस्टाइनल कंटेंट का स्टेटस होने की वजह से इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो जो ओवर ग्रोथ करेगा और वो ओवर ग्रोथ करने की वजह से पेनिट्रेट करेगा कहाँ पर? अपेंडिक्स की इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा में, वहाँ से इन्फ्लेमेशन सब म्यूकोजा में होगी, वहाँ से दर्द स्टार्ट होगा और पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, उसके पास राइट लेग फोसा में टेंडरनेस होगी और उसे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन होगा और डॉक्टर जो है अपेंडेक्टमी करेगा उसकी। ठीक है। पैथोजेनेसिस के बाद अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। अब क्लिनिकल फीचर में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ जो है डाइटरी रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं विद द एक्सेस मीट इनटेक। जो लोग ज़्यादा गोश्त खाते हैं, मतलब नॉन वेज होते हैं। उसके बाद फैमिलियल यानी फैमिली हिस्ट्री में कुछ चीज़ें नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं। उसके बाद इसमें जो पीक एज होती है वो 20 से 30% होती है और मेल में प्रेवलेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल 2:1। और एक और चीज़ जो है लैक्सेटिव यूज़ से भी ये इशू होता है, लैक्सेटिव अब्यूज़, यानी कुछ लोग जो है वो वेट लॉस करने की वजह से बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव ले रहे होते हैं तो उनमें भी रिस्क रहता है। ठीक है। वेट लॉस करने में ये जो है ना रिस्क रहता है। ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे प्रेजेंटेशन। एक मरीज़ आपके पास आया है तो बेसिकली उसमें इश्यूज़ क्या होंगे, एक क्लिनिक में कैसे वो प्रेजेंट करेगा। उस बंदे को जो है बेसिकली पेन होगी राइट लेग फोसा में, टेंडरनेस होगी और उसके बाद जो है उसका जो है वो अपसेट्स होंगे। कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स और जीएटी अपसेट्स। सबसे पहले तो हम पेन को डिस्क्राइब करते हैं कि पेन कहाँ पे होती है, उसकी नेचर क्या है, उसका करेक्टर क्या है। ठीक है। उसकी एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं।
पेन। ठीक है, पेशेंट आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, डॉक्टर आ गया, आपके डॉक्टर के पास पेशेंट आ गया, तो वो प्रेजेंट करता है पेन के साथ। प्रेजेंटेशन जो होती है वो किस चीज़ के साथ होती है? पेन के साथ होती है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द पेन, जीएटी अपसेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स। अब पेन की साइड क्या होगी? अगर बंदे को अब पेन तो है, लेकिन वो पेन किस जगह पे है? पेन विल बी द इन राइट इलेक फोसा। ठीक है, कब? 3 घंटों के बाद। इनिशियली जब पेशेंट आपके पास आएगा, बेसिकली ये है कि ना, पेशेंट को इनिशियली पेन स्टार्ट होगा घर में। जब उसे शदीद पेन होगा, वो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन पाकिस्तान में तो 3 घंटे लग ही जाते हैं। जब डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेगा तो राइट इलेक फोसा में ही पेन होगा। लेकिन अगर वो ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल में मौजूद है और उसे शदीद किस्म का जो पेन स्टार्ट हो गया अचानक, ये न्यू ऑनसेट, तो वो बेसिकली पहले 3 घंटे जो अम्बलाइकल रीजन में होगा, यानी पेरियम्बलाइकल रीजन में होगा या सेंट्रल एब्डोमेन में, 3 घंटे के बाद जो है ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? राइट इलेक फोसा में। 3 घंटे के बाद कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट इलेक फोसा में, अम्बलाइकल से राइट इलेक फोसा में। ठीक है, उसके बाद वो जो पेन की साइड तो हमने देख ली, राइट इलेक फोसा। अब कैरेक्टर क्या है उसका? कैरेक्टर ये है कि वेरी शार्प एंड एगोनाइजिंग होगी, क्योंकि अपेंडिक्स जो इन्फ्लेम होगी, जैसे पेराइटल पेरिटोनियम से टच करेगी इन्फ्लेम स्ट्रक्चर को, बहुत ज़्यादा पेन होगी उसको। अब नेचर क्या होगी पेन की? वेरी सीवियर पेन। अब सीवियर पेन को बुक्स ऐसे डिस्क्राइब करती हैं कि आप पेशेंट को जो है 1 से 10 ग्रेड के हैं और उसे कहें कि यार 10 ग्रेड्स में से ना आप पॉइंट दे दो, 7 पॉइंट दे दो, 8 दे दो, 9 दे दो। अगर शदीद पेन होगा तो 10/10 दे देगा, कम होगा तो 7 देगा। लेकिन जो इसकी एक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है जो बुक्स करती हैं वो ये है कि द पेन विच काजेज अवेकनिंग ऑल द नाइट इज नॉन एज स्वेयर पेन। वो दर्द जो आपको सारी रात ना सोने दे, वो दर्द ही क्या जिससे आपको नींद आ जाए, उसे क्या कहते हैं? कि स्वेयर पेन कहते हैं। ठीक है, अब एग्रीवेटिंग फैक्टर, वो भाई कौन सा फैक्टर है जिससे पेन बढ़ेगी? उसे मुराद है कि मूवमेंट, जैसे आप मूव करोगे तो जाहिर सी बात है पेराइटल पेरिटोनियम एब्डोमेन में मूवमेंट आके पेराइटल पेरिटोनियम टच करेगा इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को, दर्द होगा। ब्रीदिंग, सांस लेने पे चीफ रिस्पिरेटरी मसल डायफ्राम ये मूव करेगा, तब इसकी वजह से जो मूवमेंट की वजह से, और कफिंग में भी यही है, यदि मूवमेंट करोगे तो पेन बढ़ेगा। और पेन कम कैसे होगा? रिलीव्ड बाय लाइंग स्टिल। अगर आप सुकून से एक जगह पे बैठ गए हो, आपका एब्डोमेन मूव नहीं कर रहा, तो मतलब पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो टच नहीं कर इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर। इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर क्या है कि वो आपकी है जनाब अपेंडिक्स, उसको टच नहीं करा तो पेन नहीं हो रहा। ठीक है, अब पेन हमने कर ली। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम देख रहे हैं जीआईटी अपसेट्स। जीआईटी अपसेट्स इसमें होंगे, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, और जो प्रोमिनेंट एक फीचर होता है मतलब 95 to 99% केसेस में कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि एक अनफ्लेम्ड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, तो उसके बाद जीएटी की जो पेरिस्टाल्सिस हैं तकरीबन वो स्टॉप हो चुकी होती हैं, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स बेसिकली कहते हैं फीवर को और मलेज को। ये बात तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर किसी बंदे में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रही हो तो ये पॉसिबल ही नहीं कि उसके अंदर फीवर और मलेज ना हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट ना हो। ये मैंडेटरी होते हैं, लाजमी होते हैं। अब आपको टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इनिशियली फर्स्ट 3 आवर्स जो है वो अम्बलाइकल रीजन में होती है, उसके बाद ये शिफ्ट कर जाती है कहाँ पे? राइट इलेक फोसा में। अब 3 जो है टर्म्स हैं, शिफ्टिंग ऑफ द पेन, रेडिएशन ऑफ पेन एंड रेफर्ड पेन। इनको जो है वो हम मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। शिफ्टिंग ऑफ पेन, और उसके बाद जो है वो रेडिएशन ऑफ पेन और रेफर्ड पेन। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पेन। इसकी जो बेस्ट मिसाल है वो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसमें ये होता है कि पहले 3 घंटों में ना पेन होता है अम्बलाइकल रीजन में,
फिर उसके बाद जो है जनाबे वाला ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, राइट इलेक फोसा में। अब इससे मुराद ये है शिफ्टिंग से कि अम्बिलिकल रीजन में 3 घंटों के बाद ख़त्म, ज़ीरो। अब जो पेन होगा बिल्कुल राइट इलेक फोसा में होगा और यहीं पे रहेगा, वहाँ पे पेन अब जो था अब वो हो गया ख़त्म, ठीक है। जबकि रेडिएशन ऑफ पेन, रेडिएशन ऑफ पेन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये होता है कि पेन चेस्ट में भी होता है, कंटिन्यूस पेन चेस्ट में होता है, और ये क्या है, रेडिएट कर रहा होता है कहाँ पे, लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर, ठीक है। यानी चेस्ट में भी पेन मौजूद है मुसलसल और वहाँ से लेफ्ट आर्म और शोल्डर में भी जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो जो शिफ्टिंग है उसमें अम्बिलिकल में बिल्कुल ख़त्म हो गया राइट इलेक फोसा में। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पेन है, चेस्ट में होगा, वहाँ से शिफ्ट जो है वो रेडिएट कर रहा है कहाँ पर, आर्म्स और शोल्डर में, ठीक है। अब एक टर्म रह गया जिसे कहते हैं कि रेफर्ड पेन, और रेफर्ड पेन की जो है वो जनाब बेस्ट एग्जांपल है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन में जो है वो क्या है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन है गॉल ब्लैडर की। इसमें यह होता है कि हमें पता है कि इसका पेन जो होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या है कि एपिगेस्ट्रम के राइट साइड पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर जो है मौजूद होता है। अब पेन जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, और साथ में ये मौजूद होगा टिप ऑफ राइट शोल्डर। विदाउट एनी कनेक्शन, इनके दरमियान जो है वो कनेक्शन कोई नहीं होगा। अब समझने वाली बात यह है कि जो शिफ्टिंग ऑफ द पेन है यानी अम्बिलिकल से राइट इलेक फोसा में शिफ्ट हुआ, अम्बिलिकल में ख़त्म, ज़ीरो बिल्कुल नहीं है, राइट इलेक फोसा में सिर्फ रहेगा। रेडिएशन ऑफ पेन यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये चेस्ट में भी होगा और वहाँ से कंटिन्यूसली जा रहा होगा लेफ्ट आर्म और शोल्डर में। जबकि यहाँ पे जो है वो राइट जो रेफर्ड पेन है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें यह है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो दूसरी पेन मौजूद है वो कहाँ पे है, वो टिप ऑफ राइट शोल्डर पे, लेकिन इन दोनों के दरमियान कनेक्शन कोई नहीं। वो एक ऐसे समझें कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन फॉर एग्जांपल ये है और टिप ऑफ राइट शोल्डर ये है, पेन यहाँ पर भी है यहाँ पर ही, लेकिन इनके दरमियान कनेक्शन कोई नहीं है, कनेक्शन नहीं है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कनेक्शन है, कंटिन्यूस जा रहा है, पूरे रास्ते से जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा पे एक जगह पे स्टार्ट हुआ, वहाँ से 3 घंटे के बाद यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ तो ख़त्म, वहाँ पे था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे सस्टेन रहेगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन। पेशेंट आपके पास आया है, आप सर्जन हैं, तो आपने उसका एग्जामिनेशन कैसे कंफर्म करना है क्या इसका अपेंडिसाइटिस है या नहीं। एग्जामिनेशन में सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में यह है कि जनाब उसे टैकीकार्डिया होगा, यानी उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 60 to 100 के दरमियान होती है, ठीक है, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 से नीचे हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ठीक है। 60 to 100 जो है वो नॉर्मल होती है। अब यहाँ पे क्या होगी, पल्स रेट मोर देन 100 होगी, BPM बीट पर मिनट, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर बड़ा होगा जिसे हम क्या है कि फीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फीटर ओरस होगा। फीटर ओरस ये होता है कि भाई जैसे वो बोलेगा या आपके सामने बैठा होगा, मुंह से बड़ी फाउल किस्म की ना बुरी किस्म की स्मेल आएगी, ठीक है। बैड स्मेल या फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम द माउथ इज नॉन एज फीटर ओरस, ठीक है। और ये जो फीटर ओरस है ना, इसकी वजह यह है कि रिपीटेड वोमिटिंग, ठीक है, बार बार उसे वोमिटिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो इशू क्रिएट होगा। और वोमिटिंग की वजह से आपको पता है कि गैस्ट्रिक वोमिटिंग जो है ना वो उसकी वजह से गैस्ट्रिक HCl बार बार ऊपर आएगा,
बार बार ऊपर आने की वजह से उसकी जो है ना वो वाइट कोटेड टंग भी होगी, मतलब वाइट किस्म की टंग होगी। लेकिन ये जो वाइट कोटेड टंग है ना, ये कोई नॉन स्पेसिफिक फीचर है अपेंडिसाइटिस का, ठीक है। अब किसी और भी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, और भी वजह से गैस्ट्रिक एसिड ऊपर आ सकता है, और भी वजह से वाइट कोटेड टंग हो सकती है, तो ये स्पेसिफिक फीचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अब हम करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, बेली का एग्जामिनेशन, पेट का। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन में करेंगे इंस्पेक्शन। डॉक्टर साहब इंस्पेक्शन ये करेगा कि वो देखेगा कि पेशेंट इज लाइंग स्टिल विथ फ्लेक्स नी एंड हिप जॉइंट, ठीक है। पेशेंट जो है वो बड़ा ही ना सुकून से बैठा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मूवमेंट करेगा तो उसकी पैरेटल पेरिटोनियम जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को टच करेगी और उसे पेन होगा, ठीक है। और कफ साइन जो पॉजिटिव होगा, अब आप पेशेंट को कहेंगे जी खांसे, वो जैसे खांसेगा उसे बहुत शदीद किस्म का पेन होगा। अब आप उससे पूछेंगे कि पेन कहाँ पे हो रहा है, तो वो जो है पॉइंट करेगा मैकबर्नी पॉइंट पे, यानी राइट इलेक फोसा में मैकबर्नी पॉइंट पे। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है कि मीडियल 2/3, ठीक है, और लेटरल 1/3 फ्रॉम अम्बलाइकल रीजन टू द इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, ये वाली जगह, ये देखें मीडियल 2/3 हो गया फ्रॉम अम्बलाइकल, और जो है लेटरल 1/3 टू द इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, और ये इसे क्या कहते हैं, मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे अपेंडिक्स मौजूद होते हैं। जब अपेंडेक्टमी होती है तो यहाँ पर जो है वो इंसिजन दे के यहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद अब पल्पेशन, ठीक है। अब बेसिकली पल्पेशन ही वो चीज़ है जो कि कंफर्म कर देती है कि पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस है। पल्पेशन में जो है वो पहले सबसे पहले आप टेंडरनेस चेक करेंगे, ठीक है। टेंडरनेस कहाँ पे होगी, राइट इलेक फोसा में, ठीक है। और राइट इलेक फोसा में टेंडरनेस क्यों होती है, क्योंकि व्हेन पैरेटल पेरिटोनियम टचेस इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, तो उसे क्या होता है कि टेंडरनेस पैदा हो जाती है, ठीक है। पैरेटल पेरिटोनियम टचेस इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। अब मैंने आपको बताया था कि पेरिटोनियम बेसिकली स्मूथ टिश्यूज की एक लेयर होती है जो कि एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स को जो है वो क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है, ठीक है। अब एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन में से एक ऑर्गन जो है या जो स्ट्रक्चर जो है वो अपेंडिक्स भी होता है, उसको भी कवर कर रही होती है। तो ये जो है ना पेरिटोनियम, इसकी दो होती हैं लेयर्स, ठीक है। एक जो होती है वो पैरेटल होती है, ये बाहर वाली इसे पैरेटल कहते हैं। अंदर वाली जो होती है विसरल होती है, ठीक है। ये क्या है कि पैरेटल पेरिटोनियम, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा है अपेंडिक्स, ठीक है। आपने जब इसको पुश करेंगे हाथ से, ऐसे पल्पेट करेंगे, ठीक है, तो ये आके इसको टच करेगी ऐसे। जब टच करेगी, ये पहले से इन्फ्लेम है, इसमें क्या है कि स्वेलिंग हुई, अब नर्व सप्लाई है इसमें। जैसे इन्फ्लेम को ये आके ऊपर ऐसे प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, जैसे ये अपेंडिक्स है फॉर एग्जांपल, और ये मेरा हाथ क्या है, ये है पैरेटल पेरिटोनियम। नॉर्मली इतना जो है गैप है, ठीक है। लेकिन अगर आप हम इसको ऐसे पीछे से पल्पेट करेंगे, प्रेस करेंगे कि इसके ऊपर लगेगी, जैसे लगेगी तो उसे पेन फील होगा, ठीक है। व्हेन पैरेटल पेरिटोनियम टचेस इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, तो उससे क्या टेंडरनेस होती है। कहा यह जाता है कि टेंडरनेस इन मेल इन राइट इलेक फोसा इज अपेंडिसाइटिस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। इससे मुराद ये है कि आपके पास कोई मेल पेशेंट आया और वो कह रहा है कि मुझे टेंडरनेस है और पेन है राइट इलेक फोसा में, तो आपने सबसे पहले सोचना है कि इसको क्या है, अपेंडिसाइटिस है। जब तक कि वो कंफर्म ना हो जाए, आपने फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन करें, इन्वेस्टिगेशन पे आपने कंफर्म कर देना है और डायग्नोसिस का बना देना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मेल उन्होंने ना स्पेशली मेल लिखा है, आप देखें, अगर यहाँ पे फीमेल हो तो सबसे पहले आपने क्या सोचना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंफर्म कराने के लिए बीटा HC टेस्ट कराएंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब एक्टोपिक है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर आप इसको अपेंडिसाइटिस समझेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अगर यहाँ पे चाइल्ड होता, इन्फेंट होता, यानी 2 साल से अगर एज उसकी कम लिखी होती है उन्होंने इस जगह पे, तो फिर आप उसको समझते हैं माइकल डायवर्टिकुलम, ठीक है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि 2 साल से पहले जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती, इसकी कॉनिकल शेप होती है। कॉनिकल शेप होने की वजह से उसका जो है डायमीटर ज़्यादा होता है और ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। टेंडरनेस इन मेल इन राइट इलेक फोसा इज अपेंडिसाइटिस एंड इम्प्रूवमेंट अदरवाइज, ठीक है। आपने कोई शक नहीं कि टेंडरनेस अगर हो रहा है मेल में राइट इलेक फोसा में, अपेंडिसाइटिस सोचना, कुछ और नहीं सोचना जब तक ये डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन पे कंफर्म ना हो जाए। अब पल्पेशन पे हमने एक तो टेंडरनेस देखी, उसके बाद जो है वो गार्डनिंग। अब जब आप उसको जो है ना पल्पेट करोगे, ठीक है, राइट इलेक फोसा में, तो उसे होगा बहुत ज़्यादा पेन।
अब पेशेंट इस पेन से बचने के लिए क्या करेगा, अपने जो एब्डोमेन के मसल्स होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि पल्पेशन हो ही ना और मुझे दर्द महसूस ना हो। दर्द से बचने के लिए वो ये हरकत करेगा, ठीक है। और उसकी ये हरकत आप डॉक्टर को बता रही होगी कि वाकई इस बंदे को अपेंडिक्स है, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स टू प्रिवेंट द पल्पेशन। अब जब वो गार्डनिंग की हरकत करेगा तो फिर आपने क्या करना है, रीबाउंड टेंडरनेस करनी है। रीबाउंड टेंडरनेस से मुराद है कि आपने जोर से जो है वो उसको रेटिकुलर फोसा में मैकबर्नी पॉइंट पे आपने ऐसे प्रेस करना है रेटिकुलर फोसा को, और फिर सडनली प्रेशर रिलीज कर देना है। जब ऐसा करोगे तो दर्द से उसकी चीखें निकल जाएंगी, तो आप समझेंगे कि भाई इसको वाकई अपेंडिसाइटिस का इशू है। अब कुछ एडिशनल साइंस हैं। वैसे यहाँ इन 3 जो पॉइंट्स हैं ना, टेंडरनेस, गार्डनिंग और रिबाउंड टेंडरनेस, यहाँ तक कंफर्म हो जाता है कि उस बंदे को जो है वो अपेंडिसाइटिस है। लेकिन अगर डॉक्टर जो है मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो एडिशनल कुछ साइंस होते हैं, जिसमें पहला साइन है रॉबसन साइंस, ठीक है। रॉबसन साइन ये होता है कि पेन इंक्रीजेज इन राइट इलिक फोसा आफ्टर प्रेसिंग इन लेफ्ट इलिक फोसा, यानी लेफ्ट इलिक फोसे में आपने जो है वो प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे, और दर्द राइट इलिक फोसा में आ गया। भाई समझना मुश्किल नहीं है, जब राइट इलिक फोसा में आप प्रेस करोगे तो सारी की सारी पेरिटोनियम कहाँ आएगी, राइट इलिक फोसा में। जब राइट इलिक फोसा में पेरिटोनियम आएगी तो जाहिर सी बात है वो पेरिटोनियम जो है इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को टच करेगी और उससे पेन बढ़ेगा। और उसके बाद जो है ऑब्चुरेटरी साइन, या इसका दूसरा नाम क्या है, कोप साइन। इससे मुराद ये है कि पेन इंक्रीजेज upon इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। जब हिप जॉइंट को आप इंटरनली रोटेट करोगे तो जाहिर सी बात है वही सारा सीन है कि पेराटाइल प्रोटीन टच करेगी इन्फ्लेम्ड को, अपेंडिक्स को, और पेन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉस साइन ये कहता है कि पेन इंक्रीजेज upon एक्सटेंशन ऑफ द पेन जो है वो बढ़ जाती है upon एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। नॉर्मली जो है वो है ना, पेशेंट जो है वो फ्लेक्स करके बैठा होता है, ठीक है, अपने हिप और नी जॉइंट को फ्लेक्स करके बैठा होता है। उससे ये होता है कि जो अपेंडिक्स होती है वो कहीं अंदर जाके छुप जाती है और पेराइटल पेरिटोनियम उससे दूर दूर रहता है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास अपेंडिक्स है और ये पेराइटल पेरिटोनियम है। जब वो ना फ्लेक्स करके बैठा है तो इतनी दूर है। अब जब डॉक्टर जो है ना आते ही उसकी टांग खींच लेगा, जैसे उसने टांग खींच ली उसकी, मतलब उसने एक्सटेंशन करवा दी। एक्सटेंशन कराने से जो ऐसे थी अब वो ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे होगी और टच करेगी इसको तो जाहिर सी बात है पेन बढ़ेगा। यानी आप पे डिपेंड करता है कि जितनी हरकतें आप मरीज के साथ करते रहो, कर सकते हो, जब तक कि वो तंग ना आ जाए। अच्छा ठीक है, हमने इंस्पेक्शन कर ली, पल्पेशन कर लिया। परकशन, अब परकशन में जो है ना, परकशन नोट जो है वो नॉर्मल होता है। यहाँ पे नथिंग इज फाउंड हेयर, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद अस्कल्टेशन हम समझते हैं कि सर्जन के पास स्टेथ होता ही एक चीज़ के लिए, बाउल साउंड्स को चेक करने के लिए। अब जब वो स्टेथ से चेक करता है बाउल साउंड्स तो प्लस माइनस वो एब्सेंट दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद पर रेक्टल एग्ज़ाम। अब जो पर रेक्टल एग्ज़ाम है ना, ये मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है हर सर्जिकल केस में। कहा यह जाता है कि 2 ही कंडीशंस में जो है वो पर रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, या तो सर्जन के पास फिंगर ना हो या पेशेंट के पास रेक्टम ना हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यह होता है कि पेन इंक्रीजेज इन राइट इलिक फोसा, राइट इलिक फोसा में पेन बढ़ जाता है उपान पर रेक्टल एग्जामिनेशन। जब आप रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो तो राइट इलिक फोसा में पेन बढ़ता है, जो कि कंफर्म कर देता है कि इस पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस है। तो ये तो बड़ी जो है वो टेस्ट और स्टैंडर्ड जो प्रेजेंटेशन थी अपेंडिसाइटिस की, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, जो हमने सारा एग्जामिनेशन वगैरह किया, साइंस वगैरह देखे। लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि डॉक्टर्स को ना सम टाइम क्लिनिकल लाइफ में जो है वो वैरायटी ऑफ क्लिनिकल वेरिएशन मिलती हैं, ठीक है, कि मतलब एक डायग्नोस्टिक चैलेंज बन जाता है बाज़ औक़ात जो है वो अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्लिनिकल वेरिएशंस, यानी कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, एग्जाम वगैरह में नहीं है, लेकिन आपको क्लिनिकली ना इन्हें पता होना चाहिए समटाइम। नॉन रूटीन पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है उसका बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस का। लेकिन सम टाइम जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है डायरिया के साथ, तो आप आम रूटीन का जो है डायरिया, पेट जो है वो एब्डोमेन में या पेट में पेन होता है और डायरिया होता है, वोमिटिंग, नोजिया, आप समझ के ना उसे आमतौर पर जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है वो समझ के आप उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं आप जो है वो डायग्नोस बनाने में ना मिसिंग कर रहे होते हैं। तो यह है कि समटाइम जो है कुछ पेशेंट जो डायरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो रेट्रोसिकल जो अपेंडिसाइटिस होती है ना, अपेंडिक्स होती है, वो इतनी बड़ी इन्फ्लेम होकर इनलार्ज हो चुकी होती है कि वो रेक्टम को टच कर रही होती है। तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स टचेस रेक्टम, तो इस वजह से वो समटाइम जो पेन
वोमिटिंग, डायरिया और नोज़िया काज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद डिसयूरिया। डिसयूरिया तब होता है कि जब इन्फ्लेम अपेंडिक्स जो है वो इतना लार्ज हो चुका है, यूरेटर्स को टच कर रहा होता है, यानी कि पेनफुल या डिफिकल्ट यूरिनेशन को डिसयूरिया कहते हैं। उसके बाद जो है स्वेयर पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन हो तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम जानते हैं कि जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस या कोलेंजाइटिस हो सकता है, या उसके बाद जो कोलिडोकोलिथियासिस हो सकता है। लेकिन ये होता है कि बाज़ का जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या बच्चे होते हैं उनमें जो है वो अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हो तब भी प्रेग्नेंट जो है ना इसको काउंट इनकाउंट किया जा सकता है, मतलब काउंट कर सकते हैं अपेंडिक्स को। उसकी वजह है कि प्रेगनेंसी में फीमेल का यूट्रस जो इतना इनलार्ज हो चुका होता है कि वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक पहुंच चुका होता है, ठीक है, बजाय अपना राइट लेग हो सके। तो उसके बाद जो इन्फेंट है उसमें जो एक वेरिएशन आती है वो ये है कि अगर इन्फेंट मतलब 1 साल से उसकी उम्र कम है तो इन्फेंट इज क्राइंग विद रिपीटेड प्लेसिंग हैंड ऑन टमी, ठीक है। इन्फेंट जो क्राई कर रहा होता है और बार बार अपने जो है ना हाथों को अपनी टमी में प्लेस कर रहा होता है, तो एक अच्छा पेडिट्रिशियन इस चीज़ को समझ सकता है कि हो सकता है इस बच्चे में जो है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो। उसके बाद जो चाइल्ड है नॉट ईटिंग फेवरेट फूड विथ डायरिया एंड वोमिटिंग, चाइल्ड है वो अपना फेवरेट फूड नहीं खा रहा, उसे डायरिया और वोमिटिंग है, तो अपेंडिसाइटिस जो सोचा जा सकता है और साथ में एब्डोमिनल पेन भी होगा। उसके बाद ऑक्टाजेनेरियंस। ऑक्टाजेनेरियन जो है कंफ्यूज्ड या शॉक्ड। ऑक्टाजेनेरियंस कहते हैं कि ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं 80 से जो अबव होते हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आ रही है या शॉक की कंडीशन में आ रहे हैं, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अल्टर्ड मेंटल स्टेट में आ रहे हैं, तो आप जो अपेंडिसाइटिस सोच सकते हैं। ओल्ड एज में तो इवन आम रूटीन का जो यूटीआई वो भी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस काज कर सकता है, ठीक है। तो ये जो वैरायटी ऑफ क्लिनिकल वेरिएशन है ये आपने सोचनी है किस चीज़ के साथ, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। इन्वेस्टिगेशन में हमने जो है वो टोटल लिकोसाइड काउंट करवाना है, टीएलसी ये रेज होगा। और क्योंकि बैक्टीरियल जो है वो इशू चल रहा है, बैक्टीरिया जो है वो अपेंडिकुलर वॉल में जो उन्होंने पेनिट्रेट किया है, बैक्टीरियल की वजह से इन्फ्लेमेशन चल रही है, इन्फेक्शन चल रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, न्यूट्रोफिल रेज होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वायरल इशू होता वायरस की वजह से तो फिर क्या होता कि जनाब उस वक्त लिम्फोसाइट रेज होता, ठीक है। उसके बाद यूरिन कंप्लीट कराएंगे टू रूल आउट एनी यूटीआई के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं कोई यूरिन, इसलिए यूरिन कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद बीटा एचसीजी कराएंगे वुमेन्स में टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने कहा है कि टेंडरनेस इन राइट लेग फोसा इन मेल क्या होता है, अपेंडिसाइटिस होता है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। लेकिन अगर फीमेल है तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसको रूल आउट करने के लिए बीटा एचसीजी हम जो है वो टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में ये है कि जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है वो एक हेल्पफुल इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है या श्योरेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है कि हेल्पफुल इन्वेस्टिगेशन है टू पिक ग्रॉस अपेंडिक्स, ठीक है। अब हेल्पफुल इस तरीके से है कि अगर 50% लोगों में मैंने जैसे आपको बताया था कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा, ठीक है, तो 50% लोगों में तो प्रॉब्लम जो होता है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक होता है, तो जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है वो हेल्पफुल नहीं होता कि इसको पिक कर सके कि इस बंदे में जो है वो अपेंडिक्स है, क्योंकि विंडो सही तरीके से नहीं बन रही होती, ठीक है। लेकिन दूसरे जो 50% लोग होते हैं उनमें जो इन्फ्लेमेशन जो है यहाँ तक सिरोजा तक पहुँची होती है, ठीक है, पूरा ग्रॉसली इन्फ्लेम होता है, सिरोजा तक पहुँची होती है। उन कंडीशन में ये जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है ये हेल्पफुल होता है कि बता सके कि भाई अपेंडिक्स है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो श्योरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या श्योरेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जो 100% बता दे कि वाकई ये अपेंडिसाइटिस का केस है, तो वो सीटी एमआरआई एब्डोमेन है। तो सीटी एमआरआई एब्डोमेन ज़्यादातर की नहीं जाती, क्योंकि जितने पैसों में सीटी एमआरआई एब्डोमेन होगी उससे कहीं कम पैसों में जो अपेंडिसाइटिस हो सकती है, तो इस वजह से ना ये लोग नहीं करवाते। और वैसे ही जो है पाकिस्तान में जो सेहत कार्ड चल रहा है उससे बहुत कम पैसा पे जो वो अपेंडिसाइटिस करा लेते हैं। अगर अपेंडिक्स का इशू ना भी हो तो कोई मसला नहीं, निकाल देंगे, अगर हुआ तो वेल एंड गुड। तो लेकिन कुछ कंडीशंस में ना सीटी एमआरआई कराना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि जैसे अगर प्रेगनेंसी है या माइस्थीनिया ग्रेविस है या जीबीएस जैसी डिजीज़ है, तो वहाँ पे अगर आपको कंफर्म नहीं है कि इस बंदे में जो है वो अपेंडिसाइटिस है या नहीं, तो आप एनेस्थीसिया देना चाह रहे हैं तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस में पहले मसल्स जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, और जीबीएस जैसी कंडीशन में और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि
बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, ऐसे हम इंसिजन नहीं दे सकते, ठीक है। तो उन कंडीशन में हमें CT-MRI जो है वो करवानी पड़ती है अगर हम शक में अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। बाकी ज़्यादातर जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है हिस्टोलॉजिकल, और वैसे ही वो ऑपरेट कर देते हैं सर्जन। अब हम आते हैं अल्विराडो स्कोर सिस्टम। अल्विराडो स्कोर बेसिकली ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन। कुछ सिम्टम्स होंगी, कुछ साइंस हो गए और कुछ इन्वेस्टिगेशन है, उनको मिला के जो एक स्कोर सिस्टम बना लिया जाता है। और फिर देखा जाता है अगर ज़्यादा स्कोर हो तो बीमारी को जो है वो कंफर्म कर देते हैं, अगर कम हो तो मीडियोकर में होता है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती, अगर बहुत कम हो तो कह देते हैं कि भाई इस बंदे में जो है वो बीमारी नहीं है। तो बेसिकली इट इज इन्वेस्टिगेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन। और इसको ना मेंट्रल के निमोनिक से याद रखा जाता है, MENTRELS, ठीक है, मेंट्रल्स। तो मेंट्रल से मुराद ये है कि माइग्रेशन, टोटल इसके ना 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर मेंट्रल्स। एम से मुराद जो है वो माइग्रेशन ऑफ द पेन। अगर माइग्रेशन ऑफ पेन जो आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे में जो है वो कह सकते हैं कि 1 नंबर हम दे सकते हैं। अगर एनोरेक्सिया है तो 1 नंबर दे सकते हैं, अगर नोजिया है तो 1 नंबर दे सकते हैं। ये तीनों होगी सिम्टम्स, ठीक है। अब आएंगे अपना साइंस पे। सिम्टम्स वो होती हैं जो बंदा खुद बताता है, साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर फाइंड आउट करता है, ठीक है। टेंडरनेस, अगर टेंडरनेस है कहाँ पर, राइट लेग फोसा में, तो ये इसको हम देंगे 2 नंबर, राइट लेग फोसा में टेंडरनेस है 2 नंबर देंगे, ठीक है। अगर रिबाउंड टेंडरनेस है तो 1 नंबर, और अगर एलिवेटेड टेम्परेचर है तो 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस, जैसे ये मैंने आपको दिखा TLC, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़े, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह से, तो यहाँ पे हम देंगे 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी इंक्रीज इन सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, अगर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं तो उसका भी हम 1 नंबर देंगे, ठीक है। 1 नंबर माइग्रेशन पेन का हो गया, एक एनोरेक्सिया का हो गया, एक नोजिया का हो गया, टेंडरनेस के 2 हो गए, रिबाउंड टेंडरनेस का 1, एलिवेटेड टेम्परेचर का 1, ल्यूकोसाइटोसिस के 2, उसके बाद शिफ्ट टू द लेफ्ट या जिसे कहते हैं इंक्रीज इन सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, उसे हम 1 देंगे, ठीक है। ये टोटल हो गए 10। अब हम इनकी देखनी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये होता है कि 10 में से कितने नंबर आए तो हम क्या स्टेटस शो करेंगे, ठीक है। अगर 10 में से जो नंबर है ना 5 से कम आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि इस बंदे में अपेंडिसाइटिस नहीं है। अगर 5 से 6 स्कोर आ रहे हैं तो अपेंडिसाइटिस इज लाइकली। उसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन, श्योरेस्ट इन्वेस्टिगेशन मैंने अभी आपको बताया कि CT-MRI एब्डोमेन होती है टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और अगर सिस्टम में जो है वो स्कोर जो हैं वो 7 या 7 से ज़्यादा हैं तो ये कंफर्म होती है अपेंडिसाइटिस, और पेशेंट को अर्जेंट जो अपेंडेक्टमी करानी चाहिए, ठीक है। तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि अर्जेंट अपेंडेक्टमी कराओ भाई अपनी। अब जो है वो हम आएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में जो है वो यूजुअली स्टेप 2 CK में जो है फर्स्ट एड में एक पेन का जो है वो निमोनिक लिखा हुआ है। P से मुराद है कि पेन की मैनेजमेंट करनी है, जिसमें आपने एनसेड्स और पैथिडीन वगैरह देनी है, ठीक है। एनसेड्स ये पैथिडीन, POTHI, एनसेड्स या पैथिडीन देनी है। उसके बाद ए से मुराद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपने सेफ्ट्रियाक्सोन और मेट्रोनिडाजोल जैसी एंटीबायोटिक्स देनी है। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एंटीबायोटिक भी है और एंटीप्रोटोजोल भी होती है, और सेफ्ट्रियाक्सोन जो है वो ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रॉड्स के लिए होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने आईवी फ्लूइड से डेक्सट्रोज वाटर और नॉर्मल सिलाइन वगैरह नील पर ओरल करने अपने जो पेशेंट को। अब जो प्रोसीजर ऑफ जो क्या कहते हैं कि प्रोसीजर ऑफ जो चॉइस होता है फॉर ट्रीटमेंट, प्रोसीजर ऑफ चॉइस वो बेसिकली होता है कि अर्जेंट अपेंडेक्टमी, हमने अर्जेंटली अपेंडेक्टमी करनी है, ठीक है। अब इस चीज़ को तो आप जहन भूल, मैंने आपको जो है वो इन्वेस्टिगेशन बता दी कि CT-MRI जो है वो करानी है आपने, श्योरेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। उसके बाद अल्विराडो स्कोर सिस्टम, अगर 5 है, 5 से कम है तो आप कहेंगे कि इस बंदे में नहीं है। अगर 5 से 6 हैं तो दरमियान वाली बात होगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको कंफर्म करने के लिए CT-MRI हमने करवानी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब वाला अगर जो है 7 या 7 से ज़्यादा हैं तो ये क्या है कंफर्म कर देता है किस चीज़ को, किस बंदे में अपेंडिसाइटिस है। और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट क्या होगा, वो होगा अर्जेंट अपेंडेक्टमी। अब हम देखने जा रहे हैं वो लोग जिनमें अपेंडिक्स हो चुकी है, फोकस अपेंडिक्स हो चुकी है और उन्होंने एंड स्टेज तक जो है ट्रीटमेंट नहीं कराई, ठीक है।
और अपेंडिक्स जो है वो फट गई, परफोरेट हो गई, रप्चर हो गया, तब अब जो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे उसमें, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि मतलब पहली जो है वो परफोरेशन हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फट जाएगी, ठीक है। अब जब वो परफोरेट करेगी, रप्चर हो जाएगी, तो उसका जो मटेरियल है वो बाहर जाएगा, जिससे जो पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन होगी जनरलाइज, तो उसे पेरिटोनाइटिस कहेंगे। उसके बाद जो अपेंडिकुलर मैस बनेगा राइट फोसा में, उसके बाद जो है अपेंडिकुलर एब्सेस बनेगा, जब मैस में जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी, बैक्टीरियल जो है वो ओवर ग्रोथ वगैरह होगी, और उसके बाद गैंग्रीन हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। अब इन तमाम कंडीशंस में से, टर्म्स में से जो चीज़ पढ़ने वाली है वो है अपेंडिकुलर मैस, और ये इंपॉर्टेंट है, पीएमसी के हवाले से क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आते रहते हैं। पीएमसी ये कंडीशन जो है सिर्फ पढ़ने वाली है, ठीक है। पीएमसी हो गई या प्लैब वगैरह भी, यूएसएमली वगैरह भी, ठीक है। अपेंडिकुलर मैस, अपेंडिकुलर मैस को डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ अ मैस, ये थोड़ा फोकस करके आपको दिखाएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने जगह थोड़ी सी इसलिए लिखा है। इट इज़ अ मैस विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम जो है वो पेरिटोनियम का एक हिस्सा होता है, ठीक है। एडिमेटस सीकल वॉल, सिकल वॉल से मतलब इन्फ्लेम्ड सिकम, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ना एडिमेटस हो चुकी होती है। एंड पोस्टीरियर एंड पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गट लूप्स विद इन्फ्लेम्ड परफोरेटेड अपेंडिक्स इन इट्स सेंटर, ठीक है। बेसिकली होता यह है कि ये जो है ना ग्रेटर मोमेंटम ने एडिमेटस जो है वो सिकल वॉल और कुछ पोर्शन होता है इंटेस्टाइनल गट लूप्स का, इन जो इन्फ्लेम्ड या परफोरेटेड अपेंडिक्स इन इट सेंटर, उन तमाम चीज़ों को ना इसने घेर रखा होता है मोमेंटम ने। दरमियान में क्या होता है, परफोरेटेड अपेंडिक्स होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एडिमेटस सीकल वॉल और पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गट लूप्स विद इन्फ्लेम्ड और परफोरेटेड अपेंडिक्स इन इट सेंटर, ठीक है। परफोरेटेड जो अपेंडिक्स होती है उसने अपने सेंटर में इन तमाम चीज़ों को ना घेर रखा होता है, एक मिक्सअप हो जाता है, गुत्थम गुत्था सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर क्या होगा कि हिस्ट्री होगी पेन इन राइट लेग फोसा की 2 to 3 days अगो, ठीक है। अब हिस्ट्री होगी किस चीज़ की, पेन इन राइट लेग फोसा, जो कि क्या सजेस्ट कर रहा है, शुरू में हिस्ट्री जब पेशेंट से लेंगे कि उसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस था, लेकिन उसने इलाज नहीं कराया, मतलब ऑपरेट नहीं करवाया। अगर ऑपरेट नहीं करवाया उसने, ऑन 3rd day appearance of the tender mass in right iliac fossa with rigidity, तीसरे दिन पे जो है वो टेंडर मैस बन जाएगा राइट इलियक फोसा में, और उसमें रिजिडिटी मौजूद होगी। उसके बाद चौथे से 5वें दिन पे क्या होगा, मैस जो होगा वो वेल डिफाइंड या सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा, और रिजिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिजिडिटी इज गोइंग टू बी डिमिनिश, गोइंग टू बी फिनिश, रिजिडिटी नहीं होगी, ये वेल डिफाइंड या सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा। अब 5वें से 10वें दिन में क्या होने वाला है, बिटवीन 5 to 10 days अपेंडिकुलर एब्सेस, मैस बिकम लार्जर, एक्सट्रीमली पेनफुल, स्विंगिंग फीवर्स विद चिल्स एंड राइगर। अब 5वें से 10वें दिन के दरमियान यह है कि एब्सेस बन जाएगी, और उसके बाद जो है वो चिल्स एंड राइगर्स होंगे, ठीक है। हमें पता है कि एब्सेस यहाँ भी होती है, वहाँ चिल और राइगर लाजमी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है क्या होगी कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम कराएंगे, जो कि कंफर्म कर लेगा अपेंडिकुलर मैस को इन राइट इलियक फोसा, ठीक है। अगर कहें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहाँ पर जनाब, अपेंडिसाइटिस में, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, तब आपने सीटी एमआरआई या सीटी एब्डोमेन आपने बताना है, सीटी एमआरआई एब्डोमेन बताना है, ठीक है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ रहे हो अपेंडिकुलर मैस में, तब आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बताना, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो कंजर्वेटिव होगी, हमने सर्जरी नहीं करनी डायरेक्ट, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ देखें कि मिक्सअप हुई हुई है, इन्फ्लेम्ड या परफोरेटेड अपेंडिक्स भी है, मोमेंटम भी है, उसके बाद एडिमेटस सिकल वॉल भी है, पोर्शन ऑफ गट लूप्स भी है, हर एक दूसरे में चीज़ें मिक्स हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट करेंगे वही पेन से, पेन मैनेजमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, एनपीओ करेंगे, नील पेरोरल, और तकरीबन 2 हफ्ते जो है ना, हम 2 weeks हम इसकी इन्फ्लेमेशन को आप करें, इंटरवल सर्जरी अपेंडेक्टमी, ठीक है, आफ्टर 2 weeks
2 हफ्तों बाद जो है ना इंटरवल अपेंडेक्टमी हमने करनी है। मतलब ये तमाम मेडिसिन देने के बाद, इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के बाद हमने 2 हफ्ते बाद इंटरवल अपेंडेक्टमी कर देनी है। लेकिन अगर उस मरीज में एब्सेस बन चुका है, बट इफ एब्सेस ये उस केस में है, अगर एब्सेस ना हो बट इफ एब्सेस, तो हम क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। हमें पता है कि एब्सेस का एक ही इलाज है, इंसिजन एंड ड्रेनेज हो गया। उसके करने के बाद, इंसिजन ड्रेनेज करने के बाद ये तमाम मेडिसिन कंटिन्यू रखेंगे। फिर आफ्टर 6 to 8 वीक्स, आफ्टर 6 to 8 वीक्स जो इंटरवल अपेंडेक्टमी करेंगे, इंटरवल